आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव निशा मेश्राम जी और उपस्थित उनके सहेलियों में बैठी हुई महिलाएं और बहनों, आज हम लोग आप लोगों के गांव में क्यों आए हैं, इसका इतिहास जब बताया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे किस्सा कहानी कही जाती है, उसी तरह से जो इस समाज की किस्सा कहानी के रूप में हम लोग दर्शाने आए हैं, वो ये है कि ये घर आपका है, ये घर आपका है। अगर कोई बाहरी आदमी अपने ताकत के बल पर इस घर से आप लोगों को मार पीट करके बाहर कर दे और अपने इस घर में, जैसे सस्ता समझने का रास्ता यह है कि मूस जो होता है, चूहा जानते हैं ना, खेतों में जो पैदा होते हैं और फसल को नुकसान करते हैं। जैसे चूहा अपने रहने के लिए बिल बनाता है, अपने रहने के लिए बिल बनाता है, उसमें अपना निवास करता है। जैसे आदमी घर बना करके निवास करता है, उसी तरह से चूहे जो हैं ये जमीन के अंदर बिल खोद करके उसमें निवास करते हैं और फसलों के माध्यम से वो चारा अपना खाना एकत्रित करते हैं, उसी बिल में करते हैं। लेकिन अगर सांप आ जाए बाहर से तो उस बिल में जो चूहे होते हैं उनको पकड़ करके खा जाता है और उस बिल का मालिक हो जाता है, चूहा गायब हो जाता है। लेकिन कुछ भाग पड़ा करके उस बिल में से जो बच जाते हैं वो फिर अपना घर नहीं बना पाते हैं। उसी तरह से हमारे देश में इस तरह के जो गांव गिराव हैं, ये हमारे देश के मूल निवासी जो यहाँ के यहीं जन्म हुआ, यहीं विवाह शादी हुआ, यहीं खान पान हुआ, यहीं के लोग, बाहर से नहीं कोई संबंध रहा। लेकिन बाहर से विदेशी से जिनको विदेशी आज मूल निवासी जो बासिंदा यहाँ के उनको मूल निवासी कहा जाता है और जो बाहर से आए उनको विदेशी कहा जाता है। तो मूल निवासी में 85 लोग रहते हैं, 100 में 85 लोग, अहिर कुर्मी कोयरी धोबी धरकार पासी खटीक चमार, ये जितना नाम है ये 85 लोगों का यहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी आज बुनियाद यहाँ है। और जो बाहर से आए हजारों वर्ष पहले जो हमारे पुरखे थे, हम लोग नहीं पैदा हुए थे, हमारे पुरखे लोग इसी तरह से जब पहले थे हजारों वर्ष पहले, तो ये बाहर से जो लोग आए बहुत दूर से, दूसरे देश से, जिसको यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया से लोग, जरा सुनने का काम कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। तो बाहर से आए तो उस समय अपने गांव बहुत दूर, आज नजदीक गांव है ना, उस समय पहले 4 कोस की दूरी पर, जैसे एक गांव यहाँ है, फिर इसके बाद 4 कोस या 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव है। इस तरह से इतने दूरी पर यहाँ के मूल निवासी रहते थे। लेकिन जो बाहर से आए वो थोड़ी संख्या में आए और उनके पास, जरा सुनने का भी काम कीजिए, वो एक आदमी का काम है वो हस्ताक्षर बनाना, बाकी लोगों तो आपस में चर्चा करनी ही है जब चले जाएंगे हम सब लोग। तो उस समय वो रात में 12 जब सब लोग खा पी करके सो जाते थे, तब गांवों पर हमला करते थे और हत्या करके उस मकान पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि दूसरा आज इस गांव के करीब कोई गांव होगा, अगर आग लग जाए, कोई डकैती पड़ जाए तो चिल्लाहट और दूर आवाज, करीब गांव रहेगा तो वहां से दौड़ करके लोग आएंगे और आग भी बुझाएंगे या मदद भी करेंगे। लेकिन उस समय ज्यादा दूरी पर गांव थे, एक गांव पर हमला करते, लूटते पाटते, कब्जा करते यहाँ राजपाट करने लगे और हम लोगों को, हमारे समाज को एकदम दूर कर दिया। और तभी से
कई हजार बरस तक गुलामी भोगते रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब बाबा साहब इस देश में पैदा हुए और इस समाज के, हमारे ही समाज में से बाबा साहब हुए थे, पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बने और अंग्रेजों का राजपाट था यहाँ इस देश पर। उन लोगों से लड़ झगड़ करके हम लोगों को, आप लोगों को, सबको अधिकार दिलाया मकान घर द्वार बनाने का, और शिक्षा सुरक्षा सम्मान और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान की वजह से दिया। और पहले जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता था तो हाथी घोड़ा लोहा लश्कर ढाल तलवार भाला बर्छा ले करके और लड़ाई होती थी। जब वहाँ के लोगों को तहस नहस करके कब्जा कर लेते थे, वैसे ही अंग्रेज आए। अंग्रेजों के सबसे पहले यहाँ आर्य जाए जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, सबसे पहले शुरुआत में कई हजार वर्ष पहले। उसके बाद बीच में मुगल जिसको मुसलमान कहते हैं वो आया था। इन लोगों को हरा करके हम तभी से हम गुलाम हैं, हरा करके अपने कब्जा किया। तब कुछ दिन के 500-600 वर्ष राज करने के बाद तब फिर उस पर हमला किया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों का राज हुआ। तो अंग्रेजों का राज 150 वर्ष तक चला। फिर अंग्रेजों से बाबा साहब, तब तो लड़ाई झगड़ा तो बंदूक से लोग राजपाट करते थे, लेकिन बाबा साहब उन्हीं अंग्रेजों के बीच में बैठ करके बहस करके अपने समाज के इतिहास को बता करके, और उन्होंने अधिकार जो लिया कि तलवार भाला बर्छी से नहीं राजपाट लिया जाएगा। अब एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दे दिया। जो राजपाट लेने के लिए एक वोट से अधिकार, जिसका वो एक वोट अधिक हो जाएगा उसका वो एमएलए होगा, एमपी होगा, वही मिनिस्टर होगा, और वही सुचारू रूप से अपने देश के बच्चों को, जो हमेशा से गुलाम है, ये बैठे हुए बच्चे गुलामी भोगने वाले हैं, अगर इस समय होश नहीं किया जाएगा वो वोट खत्म होने वाला है। वही ब्राह्मण जब वर्चस्व अभी इनका है, अगर बाबा साहब के वोट का अधिकार दिया हुआ है, आप लोग सफल कर लेंगे तो अपना राज होगा। और उस राज्य के मालिक ये बैठे हुई, ये सामने जो आज दिखाई देती हैं मैडम निशा मेश्राम और इनके पति बावन मेश्राम साहब, जो आज दुनिया में उनका जवाब, जैसे बाबा साहब का जवाब देने वाला कोई नहीं था दुनिया में, उसी तरह से आज बावन मेश्राम और निशा मैडम का जवाब देने वाला इस भारत के अंदर नहीं कोई है। इसलिए इनकी बातें सुन करके और जो ये बताएं, और हम ज्यादा नहीं बताएंगे कि समय के हिसाब से, वो समय जब रात में बैठवा की होती है तब ज्यादा बात कही जाती है। तो एक वोट का अधिकार अब खत्म होने वाला है। अगर एक बार और यही 2022 में अगर सरकार भाजपा की हो जाएगी तो आज जो ये वोट देने का अधिकार है तो खत्म हो जाएगा। तो आसानी से इस घर मकान से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। आपको फिर जंगल और झाड़ी में न खाना मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा, न बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा मिलेगी। वो दुर्गति, गुलाम ही नहीं, गुलामी दर गुलामी नरक रूपी जिंदगी हो जाएगी। तब वोट देने का कोई अधिकार देने वाला है आज के युग में, और न तो कोई सुरक्षा करने वाला रह जाएगा। तब जब कहेंगे कि दिन भर 12 बजे तक घाम में, पहले हमारे समाज के लोग गले में पतकी मेटी बांधते थे थूकने के लिए, रास्ता पर चलने का अधिकार नहीं था। इतनी वक्त परछाई लंबी होती है तो उस समय अपने घर में मड़ई झोपड़ी में रहना पड़ता था कि दूसरे के ऊपर, पंडित जी के, बाबू साहब के ऊपर एक लंबी परछाई पड़ जाएगी तो अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए घर में रहना पड़ता था। फिर जब छोटी 12 बजे परछाई छोटी हो जाती थी तब घर से निकलना पड़ता था और थूकना पड़ता था, तो रास्ते में नहीं थूकना था। इस मेटी, गले में मेटी बांधी जाती थी, उसी में थूकना होता था। हाई पैर का निशान मिटावे खातिर के कमर में झाड़ू बांधा जाता था। वही स्थिति आप लोगों को स्वप्न में नहीं सुनाई दिया था, दिखाई दिया था, लेकिन हम लोगों के पुरखे भोगे हैं। थोड़ा हम लोगों को भी होश है। अगर इन जो बैठी हैं ये जिम्मेदार अपने समाज की लोग,
जो बताएंगे उसका ध्यान दे करके, और एक वोट अपने प्राण से भी ज्यादा उसको समझना चाहिए, क्योंकि उसी से राजपाट और बच्चों की जिंदगी सुधरने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कभी चिलमन से वो झाके तो कहा है कि बगावत कर रही हर राह पे जब जिंदगी अपनी, बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगी तुम। न जीते जी अगर मरने की अभिलाषा उमड़ पाई, अरे फिर बाद मरने के बताओ क्या मरोगे तुम। बहरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। जाना है अगर उस पार तो तूफान भी मिलेगा, डरती हो तो किश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। लगा दो वाग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। जय भीम, जय मूल्यवान। क्या जोश आ गया तो भी जोश के साथ बोलिए जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। सुनाई भी नहीं दे रहा है। जय भीम, जय मूल निवासी। ये हुई ना बात। अभी आपने सर को सुना, उन्होंने बताया कि हम किस तरह से गुलाम हुए, हमें किसने गुलाम बनाया और अब हम किस तरह से गुलामी में जी रहे हैं। तो ये गुलामी में हमें डालने का षड्यंत्र था। जो विदेश से आए हुए यूरेशियन ब्राह्मण हैं, उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा और हमको ये पता तक नहीं चलने दिया कि हम लोग गुलाम हैं। हम गुलामी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आज़ाद समझते हैं। आज़ादी का दिन मनाते हो ना सब लोग। कब हुआ देश आज़ाद? 15 अगस्त 1947 से ही कहा। तो देश आज़ाद हो गया, हो गया। हम आज़ाद हो गए है भी नहीं भी। कंफ्यूजन में है हम, और हमें कंफ्यूजन में जबरन डाला गया है, क्योंकि हम आज़ाद नहीं हुए। हमारा देश ज़रूर आज़ाद हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। और ये साबित करने के लिए मैं एक किस्सा आपको सुना दूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सब जानते हैं, और गांधी, उनको भी सब जानते हैं। ये दोनों के बीच की एक चर्चा का किस्सा मैं आपको सुना दूँ। ये दोनों के बीच में चर्चा हुई जब हमारे देश की आज़ादी की बात चल रही थी। तो आज़ादी के 2 आंदोलन चल रहे थे। इसमें हमारे बाबा साहब कहते थे कि हम लोग दोहरे गुलाम हैं। एक तो हम व्यवस्था के गुलाम हैं, ब्राह्मणों ने हमें व्यवस्था का गुलाम बनाए रखा है, और हम इस अंग्रेजों के साथ साथ ब्राह्मणों को के भी गुलाम है। यानी हम दोहरे गुलाम हैं। अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाए हैं और ब्राह्मणों ने भी गुलाम बनाए हैं। और आप लोग जो हो सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम हो, और आप अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी चाहते हो, लेकिन हम आपसे आज़ादी चाहते हैं। तो आप ये एक काम करो, आप उनसे आज़ादी का जो आंदोलन है वो ज़रूर लड़ो, लेकिन पहले हमें आज़ाद करा दो। तो गांधी कहते थे मैं आपको आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद अंग्रेज़ों का गुलाम हूँ, तो मैं आपको आज़ाद नहीं कर सकता। तो बाबा साहब उन्हें ये कहते थे कि आप खुद को गुलाम बताते हो, लेकिन हम तो दोहरे गुलाम हैं और हमारे मालिक आप लोग हो। आप लोग पहले हमें आज़ाद करा दो, क्योंकि मालिक का अधिकार होता है कि वो गुलामी से गुलाम को आज़ाद कराए। सही है ना? मालिक को अधिकार होता है ना गुलामी को बाहर निकालने का। तो इस गुलामी से आप लोग हमें बाहर निकाल दो, पहले हमें आज़ाद कर दो और आप अपने आज़ादी का आंदोलन लड़ो। लेकिन गांधी बराबर उनका विरोध करते रहे और ये कहते रहे कि हम पहले आज़ाद होंगे, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। और क्या कहते थे? नैतिकता से आज़ादी मिलेगी, नैतिकता से आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे हैं। नैतिकता कहाँ है? जब आप लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है तो आपके पास नैतिकता है, सच्चाई है। आप झूठ बोल के हम लोगों को फंसा रहे हो, और यही काम उन्होंने आज तक किया। हमें बताया कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ, हमारे देश के लोग गुलाम बने रहे। तो इस गुलामी से हम लोग किस तरह से बाहर निकले, इसलिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया और हम लोगों को गुलामी से बाहर निकालने का लगातार काम किया, लगातार संघर्ष किया, आखिरी दम तक संघर्ष किया। और यही संघर्ष की बदौलत हम लोगों को संविधान मिला, और संविधान के तहत जो अधिकार दिए हैं उसमें से कुछ अधिकार पाकर हम लोग इस स्थिति में आ पहुँचे हैं। लेकिन
इस स्थिति में रहने के बावजूद भी हमारी स्थिति और किस तरह से बिगड़ जाए, हमें जो संविधान में लिखे हुए अधिकार है वो पूरे के पूरे तरह ना मिले, इसलिए वो लोग लगातार काम किए जा रहे हैं और हम आज़ाद होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये भी हमारे का आज़ादी का आंदोलन अभी भी चल रहा है जो हम लड़ रहे हैं। तो हमारी आज़ादी का आंदोलन किस तरह से हम लड़ रहे हैं यही बताने के लिए इस कड़ी में हमारे सामने अब बात करेंगे भूप सिंह राजपूत सर, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के। आप बात नहीं करेंगे? टाइम थोड़ा कम है, देख लो। अच्छा, ठीक है। तो इसकी अगली कड़ी में हम सुनेंगे लता कांबळे मैडम को, जो महाराष्ट्र से आई हुई है और बहुजन क्रांति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की मुंबई ठाणे जिला की संयोजिका है और मुंबई जिला की मीडिया प्रभारी है भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की। तो मैं मैडम से निवेदन करती हूँ कि मैडम जी आए और अपने सामने आपके सामने अपनी बात रखे। मैडम लता कांबळे मैडम। ये पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ो, सीखोगे कब? अरे बाप रे, ये पर्चा इधर रख दीजिए, ऐसे मुझे चाहिए वो, ऐसे ऐसे कर, नहीं ऐसे देख के नहीं इतना। अच्छा ठीक। जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी क्यों बोला जाता है ये मैडम ने आपको बता दिया, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। मैडम, हम इस देश के मूल निवासी हैं और दूसरे देश के आए हुए वो ब्राह्मण 3.5% में हैं, वो इस देश के मूल निवासी नहीं है। इसलिए हम ये नारा लगाते हैं बोलने से पहले कि जय मूल निवासी। मैं आपको एक जागृति का सिद्धांत बताना चाहती हूँ। जो जागृत करता है वो धोखा नहीं देता, जो जागृत करता है वो धोखा नहीं देता, और जो जागृत नहीं करता वो धोखा देता है। हम आपको जागृत करने आए हैं, इसका मतलब आपको जगाने आए हैं हम, क्योंकि देश में क्या चल रहा है ये हमें पता ही नहीं है। हम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ये हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम घर में आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और हमको पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं, गुलामी में जिंदगी काट रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं। हमारे बहू बेटियों पर अन्याय अत्याचार होता आ रहा है 70 सालों से, और वो चल ही रहा है, वो रुका नहीं है, चल ही रहा है। एक होता है फिर दूसरा तीसरा, ऐसे 2 साल में ये भाजपा के गुंडा राज में, जंगल राज में 35,000 बलात्कार हुए। कितने? 35,000। मैडम बरोबर ना? 35,000 कम है? बहुत है कि कम है? क्योंकि हमें वो गुलाम समझते हैं, हम पर वो राज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आवाज उठाना पड़ेगा ना, आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा ना। तो हमें आंदोलन से जुड़ना है, हमारे महापुरुषों के आंदोलन से जुड़ना है, संगठन से जुड़ना है। संगठन से जुड़ेंगे तब भी एकता हो जाएगी ना, हम इकट्ठा आ जाएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा आ जाएंगे। सही कहा ना? एक उदाहरण बताना चाहती हूँ आपको, जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ना, ये जो मायावती खुद को दलित की बेटी समझती है, उस दलित की बेटी को ये नहीं दिखाई दिया कि वो वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि, उस पर रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसको
पटक पटक के मार दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसको वो दिखाई नहीं दिया। खुद को दलित की बेटी समझती है ना वो, तो मनीषा वाल्मीकि भी दलित की ही बेटी है ना। रात को ही उसको जलाया दिया गया। किसने? शासन प्रशासन ने। आज शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे अन्याय अत्याचार हम पर हो रहे हैं और हम शोषित ऐसे ही सहते चले जा रहे हैं। और एक उदाहरण बताना चाहती हूँ आपको। रोहित विमुला, आंध्र प्रदेश का, वो छात्र थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई में अच्छे थे, इसके लिए उनको हॉस्टल में एडमिशन मिला। और वो इतने क्रांतिकारी थे कि अपने साथियों पे होने वाले जो अत्याचार होते हैं, जो हम पे भी होते हैं, बहु बेटियों पर होते हैं, वैसे ही उनके जो साथी थे उन पर जो अन्याय अत्याचार होते थे उसके खिलाफ वो आंदोलन करते थे कॉलेज में। वो उनको नहीं सहन हुआ, उन मनुवादियों को सहन नहीं हुआ और उनको मार दिया गया। और एक कारण था कि उन्होंने अपने रूम में माता सावित्री माई फुले का फोटो लगाया था, ये भी कारण था। माता सावित्री माई आपको पता है ना, जिनकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने बैठे हो। उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। उनका फोटो अपने हॉस्टल में लगाया, इसके लिए उनकी हत्या की गई। और जो छात्र रोड पे आंदोलन कर रहा है, वो ऐसे रूम में जाके कैसे फांसी लगाएगा? उसको मरना ही है तो वो रास्ते पे रोड पे आके मर सकता है ना। रास्ते पे भी जाके गाड़ी के नीचे आके मर सकता है, लेकिन उसको दूसरे ही दिन रूम में फांसी लगवाई दी गई। इसको हत्या ही कहते हैं और हत्या ही है। उनको न्याय मिला? आज तक नहीं मिला। ऐसे ही अन्याय अत्याचार हमारे बहुजन समाज पे होते आ रहे हैं। ये भाजपाओं का चरित्र ही खूनी चरित्र है, इनका चरित्र खूनी चरित्र है। इसके लिए हमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को, समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकता का प्रमाण देना पड़ेगा, यानी हमें एक होना पड़ेगा। इसके लिए इटावा में GIC मैदान में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में जो रैली हो रही है, महारैली, उसको आपको समर्थन देना पड़ेगा। आपका साथ सहयोग चाहिए तो आपको वहां आना है। हम तो महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ, आप इटावा में ही है तो आपको वहां आना है। इतना ही बोल के मैं यहाँ रुकती हूँ। आपने इतने शांति से मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। बहुत अच्छा, बहुत कितना अच्छा बोला। मेरे माइक नहीं पकड़। फिर से एक बार जय मूल निवासी का नारा लग जाए। जय मूल निवासी। अभी आवाज आ रही है? आवाज बंद थी ना। हमारे देश में हमको आजाद हुआ कहने वालों ने आज तक जितने भी बुरी बातें हुई हमारे साथ ही। आत्महत्या कौन कर रहे? किसी मिनिस्टर ने आज तक आत्महत्या की? किसी मंत्री ने की? किसी महंत ने की? किसी जज ने की? ये लोग आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या हमारे लोग करते हैं। हमारा किसान आत्महत्या करता है, हमारा विद्यार्थी आत्महत्या करता है, हमारी महिलाएं आत्महत्या करती हैं। ये आत्महत्या क्यों करते हैं? खुद को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीना नहीं चाहते।
तो ये हमको जीने के लायक ना छोड़ने वाले लोगों को हम लोग बार बार चुनकर सत्ता में ला रहे हैं। तो फिर से उन्हें सत्ता में लाना है कि उन्हें सत्ता से बाहर निकालना है? बाहर निकालना है। कितने लोग चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसको बदलना है? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। वेरी गुड। तो ये अपने आप नहीं बदलने वाली, इसके लिए हमें ये जज्बा होना चाहिए कि हम बदलेंगे। तो यही जज्बा लेकर आपके बीच बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, जो बहुजनों को ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद करने का काम करेगी। जब हम आजाद होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी और किसी भी वर्ग की समस्या नहीं रहेगी। आज हमारे हर एक वर्ग को, हर एक तबके को, हर एक समूह को परेशानी है, समस्या है और हर एक को समस्या से बाहर उठना है। पर हमको किसी भी समस्या से बाहर निकालने के लिए विद्यमान सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है और इसलिए विद्यमान सरकार को हमें सत्ता से परास्त कराना है, हटाना है और खुद को सत्ता में आना है। और खुद को सत्ता में लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग संख्या में ज्यादा है और वो लोग संख्या में कम है। तो जो लोग संख्या में कम है वो शासन में रहेंगे या जो लोग संख्या में ज्यादा है वो लोग सत्ता में रहेंगे? ज्यादा है। तो हम लोग ज्यादा है ना, इसलिए हमारे देश में जहाँ हमारी संख्या भारी है वहाँ पर हमें सत्ता में आना है और हमें ही इस देश का शासन चलाना है। कार्यक्रम चल रहा है। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे? जो सबसे दबा कुचला अंदर है उसको बाहर उठाएंगे, उसको ज्यादा अधिकार देंगे। जैसे संविधान में बाबा साहब ने जो सबसे पिछड़ा हुआ था आदिवासी को सबसे ज्यादा अधिकार दिया, ओबीसी लोगों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद उनमें अधिकार मिलने की वजह से अधिकार आ जाता है और अधिकार की वजह से वो लोग सत्ता में रहने का जज्बा रखते हैं। इसलिए हमको सत्ता में बरकरार रखने के लिए हमारे उम्मीदवार को चुन कर देना है। और हमारा उम्मीदवार कौन सा? और हमारे मोहल्ले में से तो हमेशा उम्मीदवार खड़े रहते हैं। उम्मीदवार खड़ा रहता है, हम लोग उससे बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं। मेरा आदमी है, हमारे मोहल्ले का है, हमारी बिरादरी का है, हमारे रिश्ते में है, तो उससे बहुत उम्मीदें होती है। हम लोग कहते हैं कि ये अगर चुनकर आएगा तो ये जरूर हमारा काम करेगा, उधर संसद में जाएगा और हमारी समस्या को उधर रखेगा, यही सोच के चुनकर देते हो ना। आज तक कई सारे लोग उधर चुनकर गए हैं। 131 सांसद हमारे हैं, हमारे सांसद उधर बैठे। किसी ने हमारी किसी परेशानी पर आवाज उठाई? नहीं उठाई। हमारे लोग उधर हैं लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। हमारे सांसद उधर 77 लोग हैं, 77, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। अब सरकार बनने के लिए जितने लोग चाहिए वो लोग होते हैं 300 के करीब, और अगर उसमें 77 लोग हमारे हैं तो हमारे लोगों ने वोट नहीं दिए या फिर सरकार का जो सपोर्ट है वो निकाल लिया। सपोर्ट कैसे होता है? ये मेज है, ये मेज से अगर इसके पहिए निकाल दिए जाए तो ये मेज गिर जाएगी। वैसे सरकार की बात है। सरकार जो है वो हमारे बलबूते पे, हमारे बेस पे खड़ी है। अगर हमारे लोग ईमानदार होते और अगर उन्होंने ये संसद में जो अपना हिस्सा है उसको बाहर निकाला होता, उनका सपोर्ट निकाल लिया होता, तो सरकार गिर जाती। यानी कि सरकार को गिराना अब भी हमारे लोगों के हाथ में है, लेकिन वो चमचे बनकर बैठे हैं, खुद की सोचते हैं, स्वार्थी हैं और समाज के बारे में ना सोचते हुए खुद की झोली भरने में लगे हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों को चुनकर नहीं लाना है, हमें ऐसे लोगों को चुनकर लाना है जो ईमानदार हो। और इसलिए ईमानदार लोगों की पार्टी यानी बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच आज मौजूद है। और ये इसलिए ईमानदार है क्योंकि सत्ता में जो होते हैं वो जो भी निर्णय लेते हैं उसको अगर वो निर्णय गलत लग जाए, सही नहीं है, तो उसको विरोध करने का काम विरोधी पक्ष का होता है, जो सेकंड नंबर पर चुनकर आता है, दूसरे नंबर पर चुनकर आता है। अब ये बात हो गई है कि सत्ता में और विपक्ष में दोनों जगह वही लोग हैं, वही विदेशी ब्राह्मण लोग हैं। कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, दोनों जगह वो होने की वजह से दोनों ही बारी बारी चुनकर आ रहे हैं और हम लोगों को सत्ता में जाने से रोक रहे हैं।
इसलिए हमको ऐसे उम्मीदवार को चुन कर लाना है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मिला हुआ ना हो और कभी भी उनसे जाकर ना मिले। तो हमें अपनी कैसे पहचानना है कि वो लोग उनके साथ में मिले हुए हैं? ऐसे पहचानना है, उसका एक तरीका है कि हमारे समाज के अंदर हाथरस का मामला हुआ ना, हाथरस की बेटी के साथ मामला हुआ, आसिफा का मामला हुआ, कोपरडी का मामला हुआ, कई सारे किस्से हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, विद्यार्थियों के साथ अत्याचार हुआ। ये अत्याचार के मामले सुनने के बाद हमारे बीच में, हमारे संसद में जो हमारे सांसद है उन्होंने आवाज उठानी चाहिए कि मेरे आदमी के साथ अत्याचार हुआ है। ऐसी आवाज अगर वो नहीं उठाता है तो वह हमारा होकर भी हमारा नहीं है। इसलिए हमारा होकर हमारा कौन है? जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी आज सत्ता में नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, सत्ता में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, लेकिन जितने भी मसले आते हैं हर एक मसले पर, हर एक मुद्दे पर आंदोलन करती है। महंगाई बढ़ गई, बीएमपी ने आंदोलन किया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। बिजली का बिल बढ़ा दिया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। पेट्रोल बढ़ गया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। गैस की कीमतें बढ़ गई, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। किसानों पे अत्याचार हुआ, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। हर बार जो आंदोलन में दिखाई दे रही है लगातार वो है बहुजन मुक्ति पार्टी, और वही हमारी असली पार्टी है, सच्ची पार्टी है। इसलिए हमको बहुजन मुक्ति पार्टी को चुनकर देना है। इसकी और भी कई सारी वजह है जो आज हमारी मैडम आपके बीच मौजूद है, निशा मेश्राम मैडम, जो हमारी राष्ट्रीय संयोजिका है, उनसे हम जरूर सुनेंगे। और आप ध्यान लगाकर मैडम जी को सुनिए, क्योंकि हमारे देश में हमारी सत्ता चाहते हो तो हमारे लोगों को सुनना भी बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, और घर जाकर जो लोग आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है उन्हें भी जाकर बताना है। आपकी जिम्मेदारी दोहरी है, सुनना है, ध्यान में रखना है और दूसरों को जाकर बताना है। तो इसलिए ये दोहरी जिम्मेदारी आप ध्यान से निभाएंगे ऐसी आशा करती हूँ। और मैडम जी से निवेदन करती हूँ कि मैडम जी अपनी बात आपके बीच रखें। निशा मैडम। धन्यवाद एडवोकेट त्रिरत्न मैडम। चेतपुरा गांव की उमा देवी के अचानक घर पर पहुंच गए हैं हम लोग। और उमा देवी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? जरा कई दिनों से बोल कर रही हूँ ना, इसलिए आवाज थोड़ा भारी हो गया है। तो उमा देवी का खास धन्यवाद है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपने इतनी सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। और आप सभी महिला जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पहले से पता नहीं था, नहीं तो बहुत सारे लोग आ जाते। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग जो कहने आए हैं, तो आज तो मैं आपको बता रही हूँ कि 14 नवंबर को इटावा के GIC मैदान में 10 लाख लोगों की महारैली होने जा रही है। कितने लोगों की? 10 लाख की। वो 10 लाख की रैली नहीं है, रेला है, रेला है ना। रैली किसको बोलते हैं? हम 10-15 लोग निकल गए उसको रैली बोलते हैं, लेकिन 10 लाख लोगों का रेला होने वाला है, बहुजनों का रेला है। तो मेले में तो हम जाते ही हैं, तो मेले में तो धक्का धुक्की खाकर आ जाते हो, 2-5 पैसे हम खर्च भी करके आते हैं। लेकिन ये जो महारैली है, ये रैली हमारे आने वाली पीढ़ी को बदलने वाली है। ये आने वाली पीढ़ी को बदलने के लिए, हक अधिकार मिले इसके लिए इसका आयोजन किया गया है। ये रैली बहुजन मुक्ति पार्टी की रैली है। यह रैली बहुजन मुक्ति पार्टी की है। हम लोगों ने, हम महिलाओं ने, खास तौर पर मैं महिला हूँ, ये हमारी दोनों महिलाएं भी महाराष्ट्र से आई है, मैं भी महाराष्ट्र की हूँ, लेकिन काफी दिनों से मैं उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ। मैडम अभी आए हैं साथ सहयोग देने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमारे मास्टर साहब 95 ईयर के हो चुके हैं। देखिए 50 साल का या 25 साल का जवान लड़का इतना दहाड़ नहीं सकता। कितने दहाड़ है ना। और ये देखो बच्चे, ये दोनों बच्चे भी जवान हैं, हम आपके बीच में आए हैं। तो आप लोगों को थोड़ी देर बैठ जाइए बेटा, बैठो इधर। उनको मालूम नहीं है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे हैं अभी ये इतिहास बदलने का समय है। मैडम, दोनों मैडमों ने बहुत सारी बात कह दी है,
लेकिन मैं खास तौर पर महिलाओं के बीच में आई हूँ तो महिलाओं की ही बात करूँगी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पर हम महिलाओं को जिनके कारण हक अधिकार मिले हैं, उस बाबा साहब आम्बेडकर को हमें याद करना भूलना नहीं चाहिए। आज जो भी है आज जो भी है, हमारी परिस्थिति जो भी है, बुरी से बुरी हालत थी। बाबा ने कहा ना, परछाई जितनी गिरती थी उस तरह से हमको निकलने के मिलता था। तो पुरुषों को तो घर से बाहर भी निकलने मिलता था, लेकिन महिलाओं को मिलता नहीं था। 70 साल हो गए आजादी को, देश की आजादी को 70 साल हो गए। देश आजाद हो गया, देश का ब्राह्मण बनिया ठाकुर आजाद हो गया। क्या तुम लोग आजाद हुए हो? SC ST OBC कितने लोग SC के लोग हो? SC OBC का कोई है? कोई OBC का नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हम सब SC ST OBC, ये भाई है OBC, सभी लोग हम लोग मूल निवासी लोग हैं। SC ST OBC के लोगों को आजादी नहीं मिली। किसको मिली? ब्राह्मण बनिया ठाकुर, वो लोग आजाद हो गए। और आज की तारीख में हम लोग गुलाम के गुलाम हैं। आज की तारीख के अंदर महिला गुलाम की गुलाम है। पुरुष को तो फिर भी अधिकार है, पुरुषों को तो फिर भी अधिकार है, लेकिन हमारी महिलाएं दोहरी गुलाम है। दोहरी गुलाम कैसे? पुरुषों की भी गुलाम है और ब्राह्मणवाद की भी गुलाम है। पुरुष की भी गुलाम है और ब्राह्मणों की गुलाम है। हमारा पुरुष सिर्फ ब्राह्मणों का गुलाम है। पुरुष की गुलाम है, अब नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ, आती हूँ उस बात पर। बाबूजी सही बात कहा बाबूजी ने कि महिला पुरुष की गुलाम नहीं है। क्यों, कैसे बताती हूँ। एक दिन ऐसे ही आइए बैठिए बाबूजी। एक दिन मैं इलाहाबाद के कार्यक्रम में गई थी और इस तरह से आपने जैसे बोला ना वैसे ही, तो बड़े वकील थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा मैडम आप जो ये भाषण देते हो और महिलाओं को कहते हो कि महिला गुलाम है, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? तो वो अपने कमरे में अपने असिस्टेंट को कहा भाई जा तो उस कमरे से फाइल लेकर आ। तो जो उसका असिस्टेंट था वो इतनी सारी फाइल लेकर आ रहा था। तो मैंने कहा अरे ये क्या करो? तो उसने कहा ये इतनी सारी फाइलें हैं। तो मैंने बोला किसकी है? तो बोले स्त्रियों से पीड़ित पुरुषों की फाइल है, स्त्रियों से पीड़ित पुरुषों की फाइल है। तो मैंने बोला एक दो ला भाई। तो बोले ये तो सिर्फ थप्पा मैं आपको दिखाने के लाया हूँ, इतनी इससे भी 4 गुनी उस कमरे में पड़ी हुई है, इससे भी ज्यादा फाइलें उस कमरे में पड़ी है। हमारी महिला सिर्फ पुरुषों की गुलाम नहीं है, पुरुष भी महिलाओं के गुलाम है, पीड़ित है। हम दोनों पीड़ित हैं, पुरुष भी पीड़ित है और महिला कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन व्यवस्था की तो गुलाम है हमारी महिलाएं। व्यवस्था की गुलाम जितनी है उतना पुरुष नहीं है। जैसे कि बाबूजी आप खड़े होइए, तो आप खड़े हो जाइए। आपने जो कपड़े पहने हैं उसमें पैसे रखने के कितने पॉकेट हैं? यहाँ पर 2 3 हुए ना, बैठ जाओ। बहन आप खड़े हुए तो आप उमा देवी, उमा भारती जी, आपने जो 5 मीटर की साड़ी पहनी है ना उसके अंदर कितने जेब है? इनके पास में पूरा पर्स रखने की जगह है। अब बैठो ना, सही है। सुनिए ना, पुरुषों को तो 4-5 जेब ऐसे छोटे छोटे, हमारी महिलाओं को जेब रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी महिलाओं के ऊपर आज की तारीख में भी मनुस्मृति लागू है। बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान लागू है, लेकिन 70 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन आज की तारीख में भी हमारी महिलाओं के ऊपर मनुस्मृति लागू है। सुनिए ना, मनुस्मृति लागू है लागू। लेकिन ये देखिए, ये पर्स रखने का अधिकार किसने दिया? हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने। इस पर्स के अंदर मेरा पूरे घर का सारा सामान है इसके अंदर, है ना। आप पुरुषों को तो इतने छोटे छोटे पॉकेट है,
क्या आएगा? एक मोबाइल भी नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर बच्चों के सामान, हमारे लिपस्टिक विपस्टिक मेकअप का सारा सामान, अलमारी की चाबियां, आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, गहने बहने, बच्चे के डायपर, चड्डियां बड्डियां, सब कुछ इसमें आ जाता है। खाने की चीज, पानी की बोतल, मोबाइल, चार्जर, सब कुछ इसमें आ जाता है। इतना सब कुछ किसने दिया? हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। लेकिन हमारी महिलाएं बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जानती है ना, लेकिन उन्होंने जो जो अधिकार दिए उसके बारे में हमारी महिलाओं को जागृति नहीं है। हमारी महिलाएं जानती है लेकिन बेखबर रहती है। हमारी महिलाओं को सारी जानकारी है लेकिन बेखबर रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, दोहरी गुलाम है। पुरुषों की तो गुलाम, भैया ने कहा नहीं है, चलो मानते नहीं है। क्योंकि अगर आदमी को महिला कहेगी नहीं कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं, यहाँ नहीं जाता, आज के दिन कहना मानता भी है हमारा पुरुष। भले बाहर जाके आएगा, कुछ भी काम करके आएगा, अगर महिला से छुपाना होगा तो इतनी देर क्यों हो गई? तो बोले उस आदमी से मिला था, तो हमारी महिला को घर पर आकर ये नहीं बोलेगा कि मैं उस आदमी से मिलेगा। गाड़ी पंचर हो गई थी, फलाना हो गया था, ढेकड़ा हो गया था, पुछड़ा हो गया था, ऐसे बहाने बना देगा। लेकिन अगर वो आदमी से मिला या फलानी से मिला, ऐसा हमारा मालूम पड़ा, तो घर के अंदर रामायण महाभारत शुरू हो जाता है ना। तो ये ना हो, इसके लिए हमारे पुरुष सावधानी लेते हैं। लेकिन हमारी महिलाओं को हिंदू कोड बिल के बारे में जानकारी नहीं है। जैसा संविधान है, जैसे संविधान के बारे में जानते हो ना, वैसे ही हमारी महिलाओं के हक अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल की बच्चों बैठ जाइए चुपचाप। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, स्कूल में मार्क्स नहीं दूंगी, इतना याद रखना। बैठ जाओ, बैठो। आ जाओ नीचे, तुम लोग पढ़ते हो तो आ जाओ। अगर मस्ती किया तो किसी को भी मार्क्स नहीं दूंगी, एग्जाम में फेल कर दूंगी, इतना याद रखना। मैं तुम्हारी मास्टर की भी मास्टर रानी हूँ, बड़ी मास्टर रानी हूँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आई हूँ तो कुछ करने के लिए आई हूँ। तो हिंदू कोड बिल हमारी महिलाओं को बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, लेकिन हमारी यहाँ पर बैठी हुई महिला को मालूम नहीं है कि संविधान, जैसे संविधान है ना, वैसा ही हिंदू कोड बिल है। उस हिंदू कोड बिल के कारण हमें बहुत सारे हक अधिकार मिले, महिलाओं को खास तौर पर। पुरुषों को तो संविधान में मिला, लेकिन महिलाओं को हक अधिकार हिंदू कोड बिल में दिया बाबा साहब आम्बेडकर ने। जब बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू कोड बिल लागू कर रहे थे ना, तभी ब्राह्मण अलग अलग, अरे हमारे पास समय नहीं, हमें आगे भी जाना है, अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें आगे भी दूसरी मीटिंग लेने जाना है। और हमारी महिलाओं को उस वक्त जब हिंदू कोड बिल लागू कर रहे थे, तब के अपने नेहरू, जिसको आप लोग चच्चा कहते हो, चाचा नेहरू, उस चाचा नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको लागू ना हो उसके लिए विरोध किया। उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी विरोध किया, ब्राह्मण थे। आर्य समाज के लोगों ने विरोध किया, ब्राह्मणों ने विरोध किया। आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, ब्राह्मण लोग थे। क्या कहा? ये बाबा साहब आम्बेडकर, ये भीमराव आम्बेडकर, ये जो हिंदू कोड बिल लागू कर रहा है वो होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये गुलाम स्त्रियां, ये जो गुलाम स्त्रियां हैं आजाद हो जाएगी। इसको आजाद करना नहीं है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारी महिलाओं को हक अधिकार मिले, इसीलिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने मंत्री पद से ओबीसी को अधिकार मिले, इसीलिए महिलाओं को अधिकार मिले, इसीलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज की तारीख के अंदर कोई सरपंच के पद से भी इस्तीफा नहीं देता। हक अधिकार बचाने के लिए सरपंच के पद से भी कोई इस्तीफा नहीं देता। बाबा साहब आम्बेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, हमें हक अधिकार मिले इसलिए। उस वक्त की महिलाओं ने बाबा साहब आम्बेडकर को जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद बाबा साहब। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहे, काहे को मेरे नाम का मुर्दाबाद कर रही हो बहनों?
कुछ महिलाओं को बुलाया और कहा, क्यों बहन, क्यों मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रही हो? मैं तो तेरे अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। तो उन महिलाओं ने कहा, हमारे पति और कांग्रेस के लोगों ने हमसे कहा कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है वो तुम्हें और हमें अलग अलग कर देना चाहता है, तुम्हें और हमें अलग अलग करना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुमको समझाता हूँ, फिर बाद में तुमको जो करना है वो करना। अगर तुमको मेरी बात सुनने के बाद अगर गलत लगता है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेना, लेकिन मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ, जो तुमको हक अधिकार देने जा रहा हूँ, अगर गलत है तो उसको नकारना, अगर सही है तो उसको अपनाना। तो महिलाओं ने बोला ठीक है, बोलिए। उन्होंने कहा, बहन, आज से पहले मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि कोई भी बच्ची पैदा होते ही, छोटी हो या बड़ी, या इतनी 2 साल की हो या 3 साल की हो या 5 साल की हो, उसकी शादी करवा दो। बच्चे छोटे हो या बड़े, 6 साल या 5 साल या 2 साल, कितने भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसका बाल विवाह कर दो। लेकिन मैंने हिंदू कोड में किया है कि महिला 18 साल की हो, समझदार हो, अपने अधिकार का